हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लीगल लेडी एंड आई एम प्रीति सांगवान। और हम कर रहे हैं बीएनएस की लेक्चर सीरीज। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अबेटमेंट के बारे में। हमने पढ़ा था क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और सेक्शन 3 क्लोज 5 का डिफरेंस। और साथ ही हमने पढ़ा था कि सेक्शन 45 क्लोज बी रेड विद सेक्शन 46 ऑन द वन साइड एंड सेक्शन 61 ऑन द अदर साइड, इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो लास्टली हमने पढ़ा था कि अगर अबेटमेंट होती है किसी पर्सन के सुसाइड की, ठीक है, तो कैसे क्या पनिशमेंट मिलेगी। और दूसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज हमने पढ़ी थी कि जिस पर्सन ने सुसाइड कमिट किया है, अगर वो चाइल्ड है, वो कोई पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंडेड है, या फिर कोई डेलीरियस पर्सन है, या फिर कोई पर्सन है हु इज इंटॉक्सिकेटेड, और उसने सुसाइड कमिट किया है, तो जिसने उस सुसाइड को अबेट किया है उसको कितनी पनिशमेंट मिल सकती है। और वहां पे आपने देखा होगा कि पनिशमेंट जो है वो डेथ पेनल्टी तक भी जा सकती है, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या फिर इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स उसको दी जा सकती है। हमने दो केस किए थे, नेताई दत्ता वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2005 सुप्रीम कोर्ट, और दूसरा हमने किया एसपीएस राठौड़ वर्सेस सीबीआई 2016 का जो केस है वो हमने कवर किया था। और मैंने ये बताया कि अबेटमेंट के ऑलमोस्ट सारे पर्सपेक्टिव कंप्लीट हो गए, लेकिन एक मुझे और मिला, एक प्रोविजन। तो मेरे को लगता है कि अबेटमेंट जब किया ही है और ताजा ताजा हमारे दिमाग में है ही, तो उस प्रोविजन को भी यहीं पे हम पढ़ लेते हैं। और वो है आपका सेक्शन 117 ऑफ BSA, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 117। ये किस बारे में बात करता है? देखो, सेक्शन जो आपका 108 था वो क्या कहता था, वो ये कह रहा था कि अगर किसी पर्सन ने सुसाइड कमिट किया, ठीक है, और दूसरे किसी पर्सन ने उस सुसाइड को अबेट किया। अबेट कैसे हो सकता है? अबेटमेंट इंस्टिगेशन से, आप वर्ड से भी कर सकते हो, आप कंडक्ट से भी करते हो। ठीक है, अगर किसी का मान लो एक बच्चा है जो एग्जाम में फेल हो रहा है बार बार, और उसके पेरेंट्स उसको बहुत ज्यादा मेंटली टॉर्चर करते हैं, फिजिकली टॉर्चर करते हैं, और वो उस मारपीट की वजह से, उस टॉर्चर की वजह से क्या कर लेता है, सुसाइड कमिट कर लेता है, तो ये क्या कहलाया? उस पेरेंट्स ने जो किया वो आया अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के अंडर। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब क्या होता है कि मान लो वो पर्सन जो है जिसने सुसाइड कमिट किया है वो कोई वुमेन है, ठीक है, वुमेन कैसी? मैरिड वुमेन। और जो अबेटमेंट के जो इल्जाम लगे हैं वो किस पे लगे हैं? उसके हस्बैंड पे, या फिर रिलेटिव्स ऑफ हर हस्बैंड, सास ससुर ननद जेठ जेठानी जो भी है उसके इनलॉज, जो हस्बैंड के थ्रू रिलेटेड हैं उस लेडी से, उन पे इल्जाम लगे हैं किस चीज के? कि इन्होंने इस वुमेन के सुसाइड को अबेट किया है। ठीक है, तो अब प्रोसिक्यूशन की क्या ड्यूटी होती है? जब भी उसने ये प्रूव करना होता है कि इस पर्सन ने जो सुसाइड कमिट किया वो किसी पर्सन के अबेटमेंट की वजह से किया, तो कल हमने पढ़ा था कि क्या प्रूव करना होता है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप प्रूव करना होता है। ठीक है, कि जो सुसाइड कमिट हुआ है वो, उसका कोज सिर्फ और सिर्फ क्या था? वो अबेटमेंट थी। अगर वो अबेटमेंट नहीं होती तो ये पर्सन सुसाइड भी नहीं कमिट करता। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा? प्रोसिक्यूशन पे रहेगा। नेताई दत्ता के केस में मैंने बताया कि जब तक डायरेक्ट रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो जाता अबेटमेंट और सुसाइड के बीच में, तब तक हम उस पर्सन को पनिश नहीं कर सकते जिसने अबेट किया है। ठीक है, और इसी वजह से नेताई दत्ता के केस में जो सीनियर थे जो उसको टॉर्चर कर रहे थे 2 साल पहले तक, उनको रिलीज कर दिया गया, वो लायबल नहीं हुए। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत अच्छा कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं कर पाए, चेन ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस कंप्लीट नहीं थी, या जो भी रीजन रहा, ये रहा कि कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं हो पाया। एंड ऑफ द डे ये रीजन था। ठीक है, क्योंकि जो टॉर्चर था वो 2 साल पहले खत्म हो गया था, तो जरूरी नहीं है 2 साल बाद जो सुसाइड हुआ हो वो उस टॉर्चर का परिणाम हो, ये प्रूव नहीं हो पाया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है प्रोसिक्यूशन पे, वो अच्छा खासा बर्डन ऑफ प्रूफ है, जिसको उसको बियॉन्ड डाउट प्रूव करना पड़ता है कि अल्टीमेट कंक्लूजन यही है कि अबेटमेंट की वजह से सुसाइड हुआ। अब जो आपका सेक्शन 117 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, वो क्या करता है? वो और कुछ नहीं कर रहा, वो जस्ट प्रोसिक्यूशन के बर्डन को रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि when the question is whether commission of suicide by married woman was abetted by the husband or the relatives of her husband, सबसे पहली बात, केस में जो क्वेश्चन है वो क्या है? ये क्वेश्चन है कि जो अब सुसाइड हुआ है उस मैरिड वुमेन का,
वो अबेट किया है किसने, हस्बैंड ने या फिर रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड ने। क्वेश्चन ये है कि किया है कि नहीं किया है। ठीक है, अब प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है जनरल, अगर हम देखें तो प्रोसिक्यूशन को क्या प्रूव करना है, प्रोसिक्यूशन को ये प्रूव करना है कि इस हस्बैंड ने या फिर जो सास ससुर हैं और भी रिलेटिव हैं हस्बैंड के, इन्होंने इसको इस हद तक हरासमेंट की कि इसने सुसाइड कमिट कर लिया, या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स कहे, कुछ मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर जो भी हुआ। यानी कि प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी अब क्या है, उस रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना। लेकिन सेक्शन 117 कहता है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन है, सिर्फ बात करता है मैरिड वुमेन के केस की, बाकी जो हमने 108 में पढ़ा जनरल पर्सन की बात ये नहीं कर रहा, चाइल्ड की बात ये नहीं कर रहा, अनसाउंड माइंड की बात नहीं कर रहा, ये बात कर रहा है सिर्फ मैरिड वुमेन की। और इल्जाम किस पे, अबेटमेंट का, हस्बैंड पे या हस्बैंड के रिलेटिव्स पे। ये सिचुएशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए दोनों। तीसरी चीज क्या है, इट इज शोन दैट सुसाइड वाज कमिटेड विद इन 7 years ऑफ मैरिज। दूसरी एक कंडीशन 117 की क्या है कि ये भी दिखा दिया जाए कि मैरिज के 7 साल के अंदर ही सुसाइड हो गया है। अगर 7 साल कंप्लीट हो गए हैं तो 117 आपकी हेल्प नहीं करेगा। बाकी सारे कोजेंट एविडेंसेस आप प्रूव करके तब भी प्रूव कर सकते हो, क्योंकि हमने 108 देखा, 108 में क्या है, कुछ ऐसी कंडीशन तो थी नहीं कि 7 साल 8 साल 10 साल, कुछ भी नहीं था। तो हो सकता है किसी शादी के 30 साल बाद किसी का सुसाइड अबेट हुआ, लेकिन वहां पे फर्क क्या रहेगा, 117 अप्लाई नहीं होगा। बाकी आप कोजेंट एविडेंसेस से प्रूव करो जैसे कि जनरल केस में कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ बात किस चीज की हो रही है, मैरिड वुमेन ने सुसाइड किया, इल्जाम किस पे है, हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स पे कि इन्होंने अबेट किया है, और जो सुसाइड हुआ है विद इन 7 years ऑफ मैरिज कमिट हुआ है। तो उस केस में हस्बैंड, एक चीज और प्रूव करनी है, पहली कंडीशन आपने ये प्रूव करनी है, सेकंड कंडीशन 7 साल की प्रूव करनी है, और तीसरी एक जो कंडीशन प्रूव करनी है वो ये है कि हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स ने उसके साथ क्रूएल्टी करी है। ये 3 कंडीशन आपने सेटिस्फाई कर दी। पहला, मैरिड वुमेन का सुसाइड हुआ है और उसकी अबेटमेंट के इल्जाम जो लगे हैं, जो डाउट है वो हस्बैंड पे, यानी कि जो अक्यूज्ड है वो या तो हस्बैंड है या हस्बैंड के रिलेटिव्स हैं, पहली बात। दूसरी बात, सुसाइड जो हुआ है वो विद इन 7 years ऑफ मैरिज हुआ है। और तीसरी चीज, हस्बैंड या उनके रिलेटिव्स जो अक्यूज्ड हैं उन्होंने उस वुमेन के साथ क्रूएल्टी करी है, सब्जेक्टेड हर टू क्रूएल्टी। ये तीनों कंडीशन आपने प्रूव कर दी। द कोर्ट में प्रिज्यूम, अब कोर्ट के पास विद रिगार्ड्स टू ऑल द सर्कमस्टांसेस, सारी सिचुएशन को देख के कोर्ट के पास एक पावर है, ये इनेबलिंग प्रोविजन है, क्योंकि वर्ड यूज हुआ है मे, ऐसा नहीं कि कोर्ट को ऐसा करना ही पड़ेगा, कोर्ट को एनेबल कर दिया गया। अगर यहाँ पे शेल होता तो कोर्ट के लिए मैंडेटरी था, लेकिन वर्ड यूज हुआ है मे। तो कोर्ट में प्रिज्यूम दैट द हस्बैंड और रिलेटिव्स हैड अबेटेड द सुसाइड ऑफ दैट वुमेन। ठीक है, अब यहाँ पे कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकता है विद रिगार्ड टू ऑल अदर सर्कमस्टांसेस कि हस्बैंड ने या उनके रिलेटिव जो भी अक्यूज्ड हैं उन्होंने इस लेडी को अबेट किया है सुसाइड कमिट करने के लिए। अगर ये सारी चीजें प्रूव हो जाती हैं, अब इसका मतलब ये नहीं कि फाइनली कंक्लूड हो गया कि उन्होंने ही अबेट किया है और वो अबेटर हैं और उनकी लायबिलिटी बन गई 108 के अंदर, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ क्या कह रहा है कि अब जो बर्डन है प्रूफ का, अगर कोर्ट ने उनके फेवर में प्रिज्यूम कर लिया कि हुआ है इस लेडी के साथ ऐसा, सारी सर्कमस्टांसेस देख के तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद, तो अब जो बर्डन है यानी कि ऑनर्स ऑफ प्रूफ जो चला जाता है वो किस पे शिफ्ट कर जाता है, वो अक्यूज्ड पे शिफ्ट कर जाता है। अब अक्यूज्ड की ड्यूटी है ये प्रूव करने की कि हमने उसके साथ क्रूएल्टी नहीं की या फिर हमने सुसाइड को अबेट नहीं किया। ठीक है, तो सेक्शन 117 का पर्पज सिर्फ इतना है कि प्रोसिक्यूशन का बर्डन रिड्यूस हो जाए, और यहाँ पे भी कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है, मे प्रिज्यूम और मे नॉट प्रिज्यूम। ठीक है, तो अगर कोर्ट प्रिज्यूम करता ही नहीं है तो सारा का सारा बियॉन्ड डाउट किसने प्रूव करना है, प्रोसिक्यूशन ने। लेकिन अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं और कोर्ट को भी लगता है कि ऐसा हुआ हो सकता है, तो प्रोसिक्यूशन का बर्डन घटाने के लिए क्या करेगा, प्रिज्यूम कर लेगा किसके फेवर में, प्रोसिक्यूशन के फेवर में, कि हाँ इस लेडी के साथ हुआ है, अबेटमेंट हुई है सुसाइड की, और किसने किया है, हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स ने। तो उस केस में फिर क्या होता है कि अक्यूज्ड पे बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट कर जाता है। अब अक्यूज्ड ये प्रूव करेगा कि हमने ऐसा नहीं किया।
ठीक है। तो सेक्शन 117 बीएस से जो लोग ये कहते हैं ना कि 7 साल में सुसाइड हुआ है तो कुछ हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। हो तो तब भी सकता है, क्योंकि सेक्शन 108 में तो कोई कंडीशन थी नहीं बीएनएस के 108 में। ठीक है, लेकिन वहां पे क्या है, वहां पे कोर्ट प्रिज्यूम नहीं करेगा आपके फेवर में। बाकी सारे केसेस में जैसे होता है, जैसे थेफ्ट के केस में होता है, जैसे मर्डर के केस में होता है, जैसे रोबरी के केस में होता है, प्रोसिक्यूशन को बियॉन्ड डाउट अपना केस प्रूव करना होता है, उसके बाद बर्डन शिफ्ट करेगा किस पे, अक्यूज पे। और यहाँ पे ये जरूरत नहीं है प्रूव करने की कि इसी ने अबेट किया। यहाँ पे अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है और बाकी सारी सिचुएशन को देखते हुए कोर्ट को अगर फिजिबल लगता है, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकता है कि इन्हीं ने अबेट किया है। अब जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, इसका मतलब ये भी नहीं कि वहीं पे उनको पनिश कर देंगे। अब उनके पास चांस है, रिबट कर सकते हैं एविडेंसेस को, क्योंकि ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने बताया था मे प्रिज्यूम, शेल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ। मे प्रिज्यूम है, शेल प्रिज्यूम है, तो रिबट किया जा सकता है, कंक्लूसिव प्रूफ में रिबटेबल नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है मे प्रिज्यूम। ऑब्वियसली आपका जो अक्यूज्ड है, जो डिफेंस है, वो क्या कर सकता है, अपने एविडेंसेस ये दिखा सकता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमने बेट नहीं किया। क्लियर है? हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसिक्यूशन को हेल्प मिल रही है किस चीज में, सिर्फ एविडेंसेस प्रूव करने के चक्कर में, और ऐसा नहीं है कि उनके फेवर में केस डिसाइड हो गया है। क्लियर है? तो ये आपका अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय मैरिड वुमेन से रिलेटेड था। अगर मान लो किसी मैन ने की है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, बाकी एविडेंसेस के जरिए प्रूव करेंगे, कोई ऐसी प्रिजम्पशन लागू नहीं होगी। तो अगर मान लो 10 साल बाद लेडी की सुसाइड कमिट कर लेती है, तो ये कंडीशन तो पूरी हुई नहीं कि सुसाइड वाज कमिटेड विद इन 7 years ऑफ मैरिज। तो उसके केस में 117 अप्लाई नहीं होगा, जैसे मेन के केस में होता है वैसे ही फिर वो वुमेन हो जाएगी। क्लियर है? ये तीनों कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी जरूरी है, और इसके बाद भी हो सकता है कोर्ट प्रिज्यूम ना करे, वो सारे सर्कमस्टांसेस को देख के प्रिज्यूम करेगा कि प्रोसिक्यूशन के फेवर में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया क्रुएल्टी, ये क्रुएल्टी हुई। ठीक है, अब ये एक्सप्लेनेशन क्या कहती है कि क्रुएल्टी का क्या मतलब है। क्रुएल्टी का मतलब वो है जो सेक्शन 86 बीएनएस में दिया हुआ है। इन्होंने कह दिया कि क्रुएल्टी वही मानी जाएगी जो सेक्शन 86 में दे रखी है। तो हम आते हैं सेक्शन 86 बीएनएस पे, ताकि ये सेक्शन यहीं पे कंप्लीट हो जाए, सेक्शन 117। ये क्या कहता है, सेक्शन 86 बीएनएस कहता है कि क्रुएल्टी का क्या मतलब है। क्रुएल्टी का मतलब है एनी विलफुल कंडक्ट। विलफुल का मतलब आपने नोविंगली ऐसा काम किया, आपने इंटेंशनली कोई ऐसा कंडक्ट किया, विच इज ऑफ सच ए नेचर एज इज लाइकली टू ड्राइव द वुमेन टू कमिट सुसाइड। यानी कि आपका कंडक्ट इस तरह का था जिससे वो वुमेन ड्राइव हुई क्या करने के लिए, सुसाइड कमिट करने के लिए। आपका कंडक्ट इस तरीके का था, इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ठीक है, ये मतलब नहीं है कि बहुत सेंसिटिव वुमेन है, आपने कहा कि मेरे लिए पानी लाओ और उसको लगा कि मेरा फेमिनिज्म हर्ट हो गया है और उसने सुसाइड कमिट कर लिया। ओवर सेंसिटिवनेस की यहाँ बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन की, जो एक ऑर्डिनरी पर्सन है जिसका दिमाग ठीक तरीके से काम करता है, जो बहुत हाइपर सेंसिटिव नहीं है, नॉर्मल पर्सन है। उसके कंडक्ट के हिसाब से हम देखेंगे कि क्या इन हस्बैंड का या उसके रिलेटिव्स का जो कंडक्ट है वो इस तरीके का था कि ये लेडी सुसाइड कमिट कर ले, या फिर सुसाइड अगर ना करे तो कोई ग्रेव इंजरी या डेंजर कॉज कर ले, किसको, अपनी लाइफ को, अपनी लिम्ब को, या फिर अपनी मेंटल या फिजिकल हेल्थ को। ठीक है, अगर किसी पर्सन का कंडक्ट, विलफुल कंडक्ट, जानबूझ के किया हुआ कंडक्ट इस तरीके का है कि वो वुमेन सुसाइड कोज कर ले, ठीक है, या सुसाइड ना कोज करे तो खुद को ग्रेव इंजरी पहुंचा ले, लाइफ को, लिम्ब को, अपनी मेंटल या फिजिकल हेल्थ को डेंजर क्रिएट कर ले, तो वो किस में आएगा, क्रूएल्टी की डेफिनेशन में आएगा। दूसरा, और हरासमेंट ऑफ वुमेन, किसी वुमेन को हरास किया गया विद व्यू टू कोर्सिंग हर। क्यों हरास किया गया, ताकि उसको कोर्स किया जा सके, उस पर दबाव बनाया जा सके, क्या करने के लिए, टू मीट एनी अनलॉफुल डिमांड फॉर प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। या तो आप उस वुमेन को परेशान कर रहे हो, या उस वुमेन के किसी रिलेटिव को परेशान कर रहे हो, उसकी सिस्टर को, उसके ब्रदर को, उसके पेरेंट्स को परेशान कर रहे हो, क्या करने के लिए कि या तो हमें ये प्रॉपर्टी दो या हमें ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी दो। ठीक है, मतलब अदरवाइज वो हरास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्या कहलाएगा, क्रूअल्टी कहलाएगा। या फिर इसलिए उसको हरास कर रहे हैं कि उन्होंने कोई डिमांड रखी थी और वो उनकी पूरी नहीं हुई,
तो वो हरासमेंट कर रही है उस वुमेन की या उसके किसी रिलेटिव की, ये भी क्रूएल्टी में आएगा। ठीक है। अब मान लो कोई इन लॉज हैं जो उस लेडी के पेरेंट्स को फोन कर रहे हैं, रोज बहुत हरास कर रहे हैं कि हमें ये प्रॉपर्टी चाहिए, हमें वो प्रॉपर्टी चाहिए, और उसकी वजह से वो लेडी सुसाइड कमिट कर लेती है, ये क्रूएल्टी में आएगा। ठीक है। वो ये नहीं कह सकते कि मैं तो सिर्फ पेरेंट्स को परेशान कर रहा था। क्लियर है। हरासमेंट होनी चाहिए किस विजन के साथ होनी चाहिए, किस व्यू के साथ होनी चाहिए, ताकि कोई प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी उनको मिले। अब वो हरासमेंट, वो प्रॉपर्टी की जो डिमांड है वो वुमेन से भी हो सकती है, उसके रिलेटिव से भी हो सकती है। क्लियर है। अगर सिंपल हरासमेंट है तो हो सकता है वो क्रूएल्टी में ना आए। मियर हरासमेंट हो सकता है क्रूएल्टी में ना आए। हरासमेंट क्रूएल्टी में तब आएगी या तो वो इस लेवल की हरासमेंट है कि उस वुमेन को सुसाइड कमिट करने के लिए ड्राइव कर दे, या खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए ड्राइव कर दे, या फिर आपकी जो हरासमेंट है वो क्यों है, क्योंकि आप कोई प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी चाह रहे हैं उस वुमेन से या उसके रिलेटिव से। ये क्रूएल्टी की डेफिनेशन में आता है। क्लियर है, समझ आ गया। तो अगर किसी वुमेन के साथ ऐसी कोई क्रूएल्टी हुई हो, हस्बैंड ने की हो या हस्बैंड के रिलेटिव ने की हो, 7 साल के अंदर वुमेन ने सुसाइड कमिट कर लिया हो और सुसाइड के इल्जाम उस हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स पे लगे हों, तो 117 बीएस से क्या कहता है कि कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है वुमेन के फेवर में कि हाँ ऐसा हुआ था। अब जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो शिफ्ट कर जाएगा अक्यूज्ड पे। ठीक है, यहाँ पे क्रूएल्टी की डेफिनेशन समझ आ गई। अब सेक्शन 85 क्या कहता है। मान लो उन्होंने क्रूएल्टी की, इस लेवल का हरासमेंट किया कि वो सुसाइड कर ले, लेकिन उसने किया नहीं। वो हरासमेंट उस लेवल का जरूर था, वो बहुत स्ट्रांग थी तो उसने नहीं किया। या फिर उन्होंने इस लेवल का हरासमेंट किया कि उसने खुद को हार्म पहुंचा लिया, डेथ नहीं हुई। ठीक है। या फिर उससे उसको हैरास किया जा रहा है कि जाओ अपने मायके से ये प्रॉपर्टी लेके आओ, डेथ का सुसाइड का इसमें रोल नहीं है। तो क्या वो पर्सन जो हैरास कर रहे हैं वो लायबल होंगे? सेक्शन 85 कहता है हाँ लायबल होंगे। और कितनी सजा हो सकती है? इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन अप टू 3 इयर्स प्लस फाइन। 3 साल तक की सजा हो सकती है, साथ में फाइन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि शेल वर्ड यूज हुआ है। ठीक है। तो ये समझ में आ गया क्रूएल्टी क्या होती है। 86 बीएनएस बता रहा है। अगर सिंपली क्रूएल्टी हुई तो सजा मिलेगी, 85 बीएनएस देता है आपको प्रोविजन। लेकिन अगर क्रूएल्टी ना होके, सिर्फ क्रूएल्टी ना होके वो क्रूएल्टी की वजह से सुसाइड हो गया, तो आपका 117 बीएस से भी एप्लीकेबल हो जाएगा, आपका 108 बीएनएस भी एप्लीकेबल हो जाएगा, और प्रोसिक्यूशन का बर्डन ऑफ प्रूफ घट सकता है, इजीली उसको प्रूव करने में थोड़ी सी आसानी हो सकती है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। क्लियर है। अगर समझ नहीं आया है तो जब हम रेलिवेंट प्रोविजंस पे पहुंचेंगे तो साथ में एक बार फिर से करेंगे इसको। ठीक है। यहाँ पे आपका अबेटमेंट अब कंप्लीट हो जाता है। अब जो थर्ड इनक्वाइट ऑफेंस है अटेम्प्ट, हम आते हैं उस पे। सेक्शन 62 बीएनएस। सेक्शन 61 हमने पढ़ा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहा था। सेक्शन 45 से लेके 60 तक हमने पढ़े अबेटमेंट के बारे में। अब हम आते हैं अटेम्प्ट पे। ये क्या कहता है? Whoever attempts to commit an offense, अगर कोई अटेम्प्ट करता है कोई ऑफेंस कमिट करने का, तो पहली चीज अटेम्प्ट। यहाँ पे जो पनिशेबल है वो क्या है? अटेम्प्ट है। अगर जो पेनल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस है वो प्रोड्यूस हो गया तो कमीशन में ही चला जाएगा। क्राइम की मेनली 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज इंटेंशन फ्रेम करना, मींस आपके दिमाग में आया कि मैं ऐसा करूं, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्या लगभग हर केस में पनिशेबल नहीं है। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है उसके लिए थोड़ी ना मैं पनिश की जा सकती हूँ। ठीक है। सेकंड स्टेज होती है प्रिपरेशन। उस इंटेंशन के बेस पे आपने अपनी तैयारियां शुरू कर दी, उसके लिए आप जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो कलेक्ट कर रहे हैं, आपका जो क्रिमिनल डिजाइन है उसको तैयार कर रहे हैं। ये प्रिपरेशन सेकंड स्टेज। प्रिपरेशन कहीं कहीं पनिशेबल है, जैसे कि प्रिपरेशन टू कमिट एक्विटी हम पढ़ते थे। ठीक है। तीसरी जो स्टेज होती है वो है अटेम्प्ट। ये सबसे प्रोक्सीमेट रहता है कमीशन के। अटेम्प्ट का मतलब क्या है कि आपने वो क्राइम करने के डायरेक्शन में काम किया, आपने उस ऑफेंस के रिगार्डिंग जो आपने सोचा हुआ था, जिसकी आपने प्रिपरेशन की हुई थी, उस ऑफेंस की डायरेक्शन में आपने कंडक्ट किया। लेकिन
आपका कंडक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया, आपका जो डिसाइडेड कॉन्सिक्वेंस था, जो डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंस था, वो नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया? ऐसा नहीं कि आप नहीं चाह रहे थे, आप चाह रहे थे, मेंसरी आपकी थी, लेकिन कोई ऐसी आपके आउट ऑफ कंट्रोल ऐसी सिचुएशन हुई कि आपका डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंस प्रोड्यूस नहीं हुआ। ठीक है, तो जो एक्टस रियस रिक्वायर्ड था वो तो हो नहीं पाया। क्लियर है? जो मेन ऑफेंस है, जो लास्टली उन्होंने डिजायर किया हुआ है, वो तो कंप्लीट नहीं हो पाया, तो उसके लिए तो पनिश नहीं कर सकते, इसलिए अटेम्प्ट को पनिश किया गया है। ठीक है, चौथी स्टेज आपकी होती है कमीशन ऑफ द ऑफेंस। क्लियर है? 4 स्टेज है। पहला इंटेंशन फ्रेम करना, सेकंड प्रिपरेशन करना, थर्ड स्टेज है अटेम्प्ट, और फोर्थ स्टेज है आपकी कमीशन। कमीशन तो हर केस में पनिशेबल है अगर ऑफेंस कमिट ही हो जाता है तो, वो अलग बात है किसी एक्सेप्शन में बोल कर गया, अदरवाइज पनिशेबल तो है। अटेम्प्ट क्या है? अटेम्प्ट भी हर ऑफेंस जो बीएनएस में दिया हुआ है, जो भी ऑफेंस बीएनएस में दिए हुए हैं, चाहे वो आपका रेप है, चाहे वो आपका मर्डर है, चाहे वो कल्पेबल होमिसाइड है, चाहे आपका थेफ्ट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई ऑफेंस है, चाहे स्टेट के अगेंस्ट कोई ऑफेंस है, किसी भी ऑफेंस का अटेम्प्ट भी पनिशेबल है। कैसे पनिशेबल है? या तो स्पेसिफिकली दिया हुआ होता है, जैसे कि सेक्शन 47 में अटेम्प्ट टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये हो, ठीक है, या जैसे आप पढ़ते हो अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड, अगर स्पेसिफिकली दिया हुआ है तो वहीं पे पनिशेबल है। और अगर स्पेसिफिकली किसी ऑफेंस की अटेम्प्ट पनिशेबल नहीं है तो वो कहां पे पनिशेबल है? सेक्शन 62 रेड विद दैट सेक्शन। क्लियर है? समझ में आ गया? यानी कि हर ऑफेंस का अटेम्प्ट पनिशेबल है। क्यों पनिशेबल है? क्योंकि क्राइम के बिल्कुल प्रोक्सीमेट एक्शन क्या होता है? अटेम्प्ट ऑफ दैट क्राइम। ठीक है, समझ में आई यहां तक बात? अब एक पर्सन है जो क्या करता है, किसी दूसरे इंसान को शूट करता है, शूट करता है लेकिन वो मिसफायर हो जाता है और उसके साइड से गोली निकल जाती है और उसकी डेथ नहीं होती, किलिंग कंप्लीट नहीं हो पाई। लेकिन क्या ऐसा था कि उसने चाहा नहीं होगा उसको मारना? उसने चाहा था तभी तो शूट किया था, उसकी प्रिपरेशन भी थी। मिस क्यों कर गया? क्योंकि उसके आउट ऑफ कंट्रोल कोई सर्कमस्टांसेस हुई। ठीक है, तो उस केस में उस पर्सन को अगर डेथ नहीं हुई तो मर्डर का तो एक्ट सीरियस बना ही नहीं। मर्डर का एक्ट सीरियस क्या है? हूएवर कॉजेज द डेथ, डेथ तो होनी जरूरी थी। अगर डेथ नहीं हुई तो मर्डर तो हो नहीं सकता, भले ही मेंसरिया थी। तो क्या होगा फिर? अटेम्प्ट टू मर्डर होगा, और उसके लिए पनिशमेंट आपके बीएनएस में दी हुई है स्पेसिफिकली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है? हूएवर अटेम्प्ट्स टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विद लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर इंप्रिजनमेंट ऑफ एनी टर्म। अगर अटेम्प्ट हुई, किस ऑफेंस की हुई? जो पनिशेबल है लाइफ इंप्रिजनमेंट से या फिर पनिशेबल है इंप्रिजनमेंट ऑफ एनी टर्म से। डेथ वाले केसेस क्यों नहीं है? क्योंकि डेथ वाले केसेस में अटेम्प्ट को स्पेसिफिकली दे रखा है। ठीक है, तो ये कहता है कि जो भी कोई इंसान अटेम्प्ट करता है कोई ऐसा ऑफेंस कमिट करने का जो बीएनएस में पनिशेबल है, या तो लाइफ इंप्रिजनमेंट से या फिर किसी और टर्म के इंप्रिजनमेंट से, 20 साल, 10 साल, 7 साल, 3 साल, 5 साल, कोई भी हो सकती है, और टू कोज सच एन ऑफेंस टू बी कमिटेड, या फिर किसी और से करवाता है लेकिन वो भी अटेम्प्ट में ही रह जाता है। ठीक है, इन सच अटेम्प्ट डज एनी एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ ऑफेंस, जब वो अटेम्प्ट कर रहा है तो उसने उस ऑफेंस की डायरेक्शन में कोई काम भी किया, जैसे उसने शूट तो किया था, मिसफायर हो गया, उसने एसिड थ्रो करने की कोशिश तो की थी लेकिन वो लेडी स्कूटी पे थी और वो आगे निकल गई। ठीक है, उसने कोई ना कोई एक्ट किया है टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस, एंड नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच अटेम्प्ट। अगर कोई एक्सप्रेसली प्रोविजन दे दिए बीएनएस में तो ऑब्वियसली वही सेक्शन अप्लाई होगा, जैसे मैंने 47 का बताया, अटेम्प्ट टू मर्डर का बताया, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड का बताया। लेकिन अगर कोई एक्सप्रेसली प्रोविजन नहीं दे रखे हैं तब आपका सेक्शन 62 अप्लाई होगा, और वहां पे पनिशमेंट कितनी हो सकती है? पनिशमेंट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन दैट इज प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस। जो डिस्क्रिप्शन उस ऑफेंस के कमीशन के लिए दे रखे हैं इम्प्रिजनमेंट की, वो सिंपल भी है या फिर रिग्रेस हो सकती है, तो उसके अटेम्प्ट के लिए भी उसी डिस्क्रिप्शन की सजा मिल सकती है। और टर्म कितनी रहेगी? हाफ ऑफ लाइफ इंप्रिजनमेंट, अगर लाइफ इंप्रिजनमेंट से पनिशेबल था तो, या फिर हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। हाफ ऑफ लाइफ इंप्रिजनमेंट का क्या मतलब है? सेक्शन 6 पढ़ा था,
जहां पे मैंने बताया था कि जब भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की टर्म निकालनी होगी तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट को हम 20 साल मान के चलेंगे। सेक्शन 6 बीएनएस में हमने किया था। तो यहाँ पे हाफ ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या है, 10 साल हो सकती है। या फिर ऑफेंस के लिए जो लॉन्गेस्ट टर्म प्रोवाइडेड है, मान लो कोई ऑफेंस पनिशेबल है मैक्सिमम 7 साल से, तो उसका हाफ 3.5 साल तक की सजा अटेम्प्ट के लिए दी जा सकती है। और या फिर क्या दे सकते हैं, जो उस ऑफेंस के लिए फाइन है वो डिट्टो सेम फाइन भी लगाया जा सकता है। और ऑप्शन है, ये ऑल्टरनेटिव है, और बोथ दोनों चीजें भी हो सकती हैं, फाइन और इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, तो ये हुआ आपका अटेम्प्ट के बारे में। इस पे कुछ एक अलाइड टॉपिक्स हमने थोड़े थोड़े और पढ़ने हैं, वो कल के क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास है।